प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस विषय का जो ये सेकंड पेपर है, भारतीय राजनीति व्यवस्था, उसके फिफ्थ चैप्टर पर हमारा डिस्कशन जारी है। फिफ्थ चैप्टर आप देख पा रहे हैं, संघीय व्यवस्था एवं केंद्र राज्य संबंध। तो इस पर हमने काफ़ी डिस्कस किया है। पिछले कुछ 2-3 वीडियो इस चैप्टर पर आ चुके हैं। आज विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान में जो संघात्मक लक्षण मौजूद हैं उन पर हमने बात की थी। उससे पहले संघीय व्यवस्था को पूरा समझा था और भारतीय संघीय व्यवस्था की जो प्रकृति है उस पर हमने बात की। अब संघीय व्यवस्था के साथ साथ आपको ये भी पता है, हमने डिस्कस किया है, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान में एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं। मतलब क्योंकि संविधान हमारे न तो पूर्ण रूप से संघात्मक है न पूर्ण रूप से एकात्मक है, तो एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिश्रण है। तो संघात्मक जो विशेषताएं हैं, लक्षण हैं, वो तो हमने पिछले वीडियो में देख लिए। आज इस वीडियो में भारतीय संविधान में जो एकात्मक लक्षण है, मतलब जो संविधान को जो एकात्मक व्यवस्था बनाते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। और न केवल संविधान में मौजूद जो एकात्मक लक्षण हैं, एकात्मक विशेषताएं हैं, उन पर हम बात करेंगे, बल्कि हम उन पर भी बात करेंगे जो कि संविधान के इतर अलग से राजनीति में जो और अन्य जो संस्थाएं हैं, तो उनके द्वारा जो एकात्मक व्यवस्था स्थापित होती है, तो उनकी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अ, बात करेंगे जो संविधान में जो मौजूद है, जो एकात्मक लक्षण। ठीक है। वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं या अभी जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से देख सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले लिस्ट में जाना होगा। इस चैनल की प्ले लिस्ट में आप जा सकते हैं, वहाँ पर बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको। उसका जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि भारतीय संविधान के जो एकात्मक लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, वो कौन सी हैं। तो विद्यार्थियों, आप सामने स्लाइड में देख पा रहे हैं, ये सारे जो कुछ पॉइंट हैं, ये वो पॉइंट हैं जो कि संविधान को एकात्मक बनाते हैं, मतलब एकात्मक व्यवस्था स्थापित करते हैं। एक एक आइए पॉइंट को हम समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, शक्ति विभाजन केंद्र के पक्ष में। देखिए, शक्ति विभाजन होना एक संघात्मक विशेषता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शक्ति विभाजन हमने देखा पिछले वीडियो में, जो हमारे यहाँ पर जो 3 सूची डिवाइड की गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और उसके अलावा एक अवशिष्ट विषय, तो उसको जब आप देखोगे, पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी कि संघ सूची में 97 97 विषय थे, अब 100 हो गए हैं। राज्य सूची में जो विषय है वो पहले 52 थे, लेकिन अब उसको घटा दिया है 47। और समवर्ती सूची में पहले 66 थे, सॉरी 61 थे, अब उनको 66 कर दिया गया है, बढ़ा दिया है। ठीक है। और अवशिष्ट विषय केंद्र के पास है। तो अगर इन सारा सिनेरियो हम देखते हैं, क्योंकि केवल राज्य सूची है, उसके विषय पर कानून की जो पावर है वो किसके पास है? केंद्र के पास है, सॉरी राज्यों के पास है। बाकी संघ सूची पर जो केंद्र कानून बना सकता है, उसके अलावा जो समवर्ती सूची पर अगर मान ली राज्य भी बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकते हैं, लेकिन टकराव होता है तो फिर केंद्र का कानून मान्य होगा। अवशिष्ट विषय जो कि इन तीनों सूचियों में नहीं है और नए विषय हैं, तो उन पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र को ही होगा। और कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं कि जब राज्य सूची पर भी केंद्र कानून बना सकता है। तो कुल मिला के जो शक्ति का जो विभाजन है वो केंद्र के पक्ष में है, और जब केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, शक्ति का केंद्रण होता है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो एकात्मक व्यवस्था ही होती है। तो एक तो एकात्मक लक्षण ये है। दूसरा, आप देख पा रहे हैं पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है विद्यार्थियों, कई बार अच्छे अच्छे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार अलग अलग तरीके से टर्म यूज की जाती है कि भारतीय संघ अनश्वर राज्यों का अनश्वर संघ। इसका मतलब ये कि भारतीय जो संघ है वो नष्ट नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर कोई राज्य अपने आप को अलग करना चाहे भारत संघ से, वो नहीं कर सकता है। जबकि अमेरिका जैसे
वहाँ प्योर फेडरल जो व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था, वह कर सकता है, क्योंकि वहाँ संधियों का परिणाम है। राज्य आपस में संधि करके, समझौता करके फिर उन्होंने एक संघ बनाया है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। उसकी भी हम बात कर चुके हैं इस चैप्टर के पहले वीडियो में, जब अंबेडकर का जो कथन हमने अंबेडकर जी ने जो स्पष्ट किया था, हमने जो संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ शब्द क्यों अपनाया, उसमें मैंने कहा था आपको, क्योंकि भारतीय जो संघ है वो कोई संधि या समझौते का परिणाम नहीं है। तो यहाँ पर संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं जिससे कोई राज्य चाहे तो वो भारतीय संघ से अलग हो सकता है। इसलिए अनश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। ठीक है। तीसरा जो आप देख पा रहे हैं, एकल संविधान। एकात्मक व्यवस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता यही होती है कि वहाँ एक ही संविधान होता है, जबकि आप देखिए संघात्मक व्यवस्था है प्योर अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में। तो आप अमेरिका में देखिए कि वहाँ दो दोहरे संविधान है, केंद्र का अलग संविधान है और राज्यों के अपने अलग संविधान है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, एकल संविधान है। तो ये भी एक एकात्मक व्यवस्था की विशेषता है। चौथा पॉइंट आप देख पा रहे हैं, संविधान का लचीलापन। लचीलापन का मतलब विद्यार्थियों यह है कि एक जो सरकार है वो आसानी से, केंद्र जो है वो आसानी से संविधान में चेंजेस कर दे। तो बिल्कुल कुछ प्रावधानों को छोड़कर, कुछ प्रावधान हैं जिनको कठोर बनाया गया है, लेकिन बाकी जो काफ़ी प्रावधान है जिसमें साधारण तरीके से बिल्कुल संसद उनमें संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है। तो इसलिए लचीला जो है पना है वो भी एक एकात्मकता की विशेषता है। पांचवा जो पॉइंट है विद्यार्थियों की, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर जो केंद्रीय विधायिका है, जो द्वितीय सदन है उसमें, सॉरी दो सदन है केंद्रीय विधायिका में, तो द्वितीय नहीं प्रथम सदन होता है वो वैसे राज्यसभा जो है, लेकिन वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो वहाँ पर आप देखिए राज्यों का प्रतिनिधित्व समान नहीं है, इक्वल नहीं है, समानता का अभाव है वहाँ पर। जबकि जो संघात्मक व्यवस्था में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है वो समान होता है। जैसे अमेरिका की हम बात करें तो वहाँ पर जैसे 50 राज्य हैं, तो वहाँ की जो सीनेट है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, जो वहाँ का उच्च सदन है, जिस प्रकार हमारे यहाँ राज्यसभा है, तो वहाँ प्रत्येक राज्य की दो दो सीटें हैं। मतलब वहाँ सीनेट की संख्या 100 है, प्रत्येक राज्य से दो दो प्रतिनिधि जाएंगे। अब चाहे वो राज्य छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो ये होती है संघात्मक की विशेषता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में वो असमान है, अलग अलग राज्यों का उनकी जनसंख्या के हिसाब से है। तो ये भी एक एकात्मकता का लक्षण है। ठीक है। नेक्स्ट ये पॉइंट आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि भले ही राज्यों को भी कई मामलों में शक्तियाँ दी गई है, स्वतंत्र उनको निर्णय, उनको राज्य सूची में विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, वो सारा सही है। लेकिन आपको ये पता है कि राष्ट्रपति के पास जो 3 प्रकार के आपातकाल का पावर है, अनुच्छेद 352, 356 और 360, उस उनके तहत पूर्ण नियंत्रण है। अब राष्ट्रपति का मतलब केंद्र ही हो गया, क्योंकि वो केंद्र सरकार का एक संवैधानिक प्रधान है। तो फिर वो सारी शक्तियाँ आपातकाल में सब केंद्र के पास चली जाती है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लग जाता है राज्यों में, या फिर राष्ट्रीय आधार पे या वित्तीय आधार पे, तो जो पूरा शक्ति का केंद्र के पास हो जाता है। तो ये ऐसी स्थिति में भी एकात्मक स्वरूप हो जाता है संविधान का। नेक्स्ट जो 7वां पॉइंट आप देख पा रहे हैं, एकल नागरिकता। देखिए एकल नागरिकता भी एकात्मक व्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। और एकात्मक जो भी संविधान आपको व्यवस्थाएं मिलेगी वहाँ एकल नागरिकता ही होती है, जबकि जो संघात्मक में दोहरी नागरिकता होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर देखिए आप, दोहरी नागरिकता नहीं है। अमेरिका में आप देखिए वहाँ संघात्मक व्यवस्था है, प्योर संघात्मक व्यवस्था है। वहाँ जो दोहरी नागरिकता है, मतलब दोहरी नागरिकता का तात्पर्य होता है कि जो देश के नागरिक भी होते हैं, जो और राज्य के नागरिक भी, दोनों प्रकार की अलग अलग नागरिकता प्राप्त होती है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम राजस्थान के नागरिक नहीं हैं, हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है। ऐसे ही कोई यूपी वाले यूपी के नागरिक नहीं है, बल्कि वो सभी भारत के नागरिक हैं। तो एकल नागरिकता है। ब्रिटेन में जैसे एकल नागरिकता है, तो वहाँ एकात्मक व्यवस्था है। तो ये एकल नागरिकता की जो प्रावधान है, ये लक्षण है, ये भी एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। ठीक है। नेक्स्ट जो आप पॉइंट देख पा रहे हैं, एकीकृत न्यायपालिका। देखिए हमारे यहाँ न्यायपालिका का जो स्वरूप है वो एकीकृत है, बिल्कुल पिरामिड नुमा, पद सोपानी, जो सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, ठीक है,
फिर सेशन न्यायालय, सत्र न्यायालय, नीचे अधीनस्थ न्याय। तो एक एकीकृत पूरा जुड़ा हुआ है ना। तो एकीकृत न्यायपालिका जो है ये भी एकात्मक व्यवस्था का ही लक्षण है। नौवां जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, अखिल भारतीय सेवाएं। देखिए अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं इनके माध्यम से मतलब इन जो आईएएस जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो ऑफिसर्स हैं उनकी नियुक्ति राज्यों में की जाती है, उनके द्वारा राज्यों पर कंट्रोल किया जाता है। तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जो केंद्र का जो हस्तक्षेप, केंद्र का जो कंट्रोल है वो राज्यों के पास होता है। तो ये भी एक एकात्मक व्यवस्था की विशेषता ही है, क्योंकि एकात्मक व्यवस्था में भी ऐसा ही होता है कि वहाँ केंद्र का राज्यों पर कंट्रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो 10वां पॉइंट आप देख पा रहे हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो विभिन्न जो लेखे जोखे हैं उनकी जांच करता है। तो ये केंद्रीय एक तरह से इकाई है, लेकिन राज्यों में भी ऑडिट करता है, वहाँ के जो सरकार के जो आय व्यय के जो लेखे जोखे उनकी जांच करता है। तो उनके माध्यम से भी केंद्र कंट्रोल रखता है राज्यों पर। तो ये भी एक एकात्मक व्यवस्था का ही लक्षण है। 11वां पॉइंट है राज्य सूची के विषयों पर संसद की शक्ति। विद्यार्थियों, जैसा कि अभी मैंने कुछ समय पहले बताया आपको कि राज्य सूची पर भी कुछ विशेषताएं, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जब केंद्र उन पर कानून बना सकता है। तो ऐसा ही एक प्रावधान है, मैं आपको बताता हूँ विद्यार्थियों कि अनुच्छेद 249 अनुच्छेद 249 के तहत ये राज्यसभा के पास, अब राज्यसभा आपको पता है संसद का जो उच्च सदन है, उसके पास ये पावर है कि वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर, ये पावर केवल राज्यसभा के पास है, आप ध्यान रखना। और वो आर्टिकल 249 मैंने आपको बता दिया। तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर वो राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है अपने उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले मतलब 2/3 सदस्यों के द्वारा। कुल बहुमत और उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले 2/3 जो सदस्यों की सहमति के द्वारा जो राज्यसभा है वो राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उस पर कानून बनाने का अधिकार वो संसद को दे सकती है। तो मतलब ये परिस्थिति ऐसी है कि जब राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है, मतलब केंद्र कानून बना सकता है। तो ये क्या हुआ, ये विद्यार्थियों एकात्मकता की विशेषता ही हुई। नेक्स्ट 12वां पॉइंट आप देख पा रहे हैं, राज्यपाल का पद। देखिए राज्यपाल का पद क्योंकि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जब चाहे वो राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्य सरकारों में हस्तक्षेप कर सकता है। और राष्ट्रपति का मतलब है पूरा जो वास्तविक शक्ति वो राष्ट्रपति के पास जो शक्तियाँ होती हैं उनका वास्तव में प्रयोग केंद्र करती है, मंत्रिमंडल करता है, मंत्रिपरिषद करता है। ठीक है, तो राज्यपाल का जो पद है ये भी क्या है कि एकात्मक स्वरूप को बताता है, क्योंकि पूरा जो कंट्रोल राज्यपाल जो है वो केंद्र का एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। तो इस आधार पर एकात्मक व्यवस्था भी स्थापित होती है। ठीक है, तो विद्यार्थियों ने कुछ पॉइंट आपने देखे, इन सारे पॉइंटों से जो भारतीय संविधान के जो एकात्मक लक्षण है वो आपने देखे। तो ये तो संविधान में मौजूद जो एकात्मक लक्षण थे वो, लेकिन भारतीय राजनीति में कुछ या भारत जो पूरी व्यवस्था है उसमें कुछ ऐसे भी लक्षण हैं जो कि संविधान के इतर है, संविधान में उनका वर्णन नहीं है, लेकिन वो भारतीय जो संविधान को एक भारतीय व्यवस्था में एकात्मक स्वरूप को स्थापित करते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से हैं। तो विद्यार्थियों संविधान के इतर संविधान से अलग ये कुछ जो एकात्मक लक्षण मौजूद है भारतीय राजनीति में, तो आइए इनको भी देखते हैं, इन पर भी चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चमत्कारिक एवं प्रभावी व्यक्तित्व। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, अनेकों बार ऐसा देखा गया है कि जब कोई ऐसा प्रधानमंत्री, जैसे आप बात करें हम जवाहरलाल नेहरू जी की, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या वर्तमान नरेंद्र मोदी, तो ऐसे जो चमत्कारिक जो प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्री रहे हैं, तो ऐसे समय में कहीं न कहीं जो शक्तियाँ केंद्र के जो पास एकत्रित हुई है, मतलब वहाँ से निर्णय लिए जाते हैं और पूरे भारत में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो कहीं न कहीं जो चमत्कारिक और प्रभावी जो व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्री बने हैं, तो उस समय एकात्मक स्वरूप भारतीय जो पूरे जो व्यवस्था का देखा गया है। तो एक तो ये भी
एक संविधान के इतर, हालांकि संविधान में कहीं ऐसा कोई वर्णन नहीं है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी अगर हो जाती है, ऐसा कोई व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्री, तो फिर राज्यों पर भी उनका काफ़ी प्रभाव देखा जाता है। और सामान्यतः ये स्थिति बहुत ज़्यादा तब होती है जब केंद्र और राज्यों में समान पार्टी की सरकारें होती हैं तब। ठीक है। दूसरा, योजना आयोग। देखिए, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, संवैधानेतर संस्था भी आप बोल सकते हैं। अब तो खैर नहीं है, इसकी जगह नीति आयोग आ गया है। लेकिन जब था ये, तो योजना आयोग भी एक, क्योंकि जो एकात्मक व्यवस्था का ही स्वरूप है, क्योंकि उसी की एक संस्था है, यहाँ वो पूरे देश के लिए योजनाएं बनाती है, और उसके लिए वो योजनाओं का जो पूरा जो ढांचा है, कहाँ किस तरीके से संसाधनों को देखते हुए, तो उसकी सिफारिश वो एक तरह से योजना आयोग करता था। अब उसकी जगह नीति आयोग ये काम करता है, हालांकि थोड़ा स्ट्रक्चर में चेंजेज हैं। तो ये भी एक कि योजना आयोग से वहाँ से जो योजनाओं के स्वरूप बनते थे और फिर वो पूरे देश में लागू होते थे, राज्यों में इम्प्लीमेंट किए जाते थे। तो ये भी एक एकात्मक व्यवस्था का ही लक्षण था, योजना आयोग जो संस्था थी। ठीक है। तीसरा है जो अंतर्राज्यीय परिषद एवं क्षेत्रीय परिषदें। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषदें भी ये केंद्र के द्वारा ही बनाई हुई है, और कहीं न कहीं ये हालांकि एक समन्वय स्थापित करने का है राज्यों और केंद्रों में, लेकिन कहीं न कहीं ये भी एकात्मक जो व्यवस्था की ही विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका। देखिए, जो आपको पता है सीबीआई जैसी केंद्र और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से जो केंद्र की सरकार हैं वो राज्यों पर कंट्रोल रखती हैं। ठीक है। तो वो भी एक एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसी विशेषताएं जो कि संविधान के बाहर, संविधान के इतर, जो कि एकात्मक व्यवस्था स्थापित करती वो है। तो विद्यार्थियों, आशा है आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा। देखिए, परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है, तो आप ज़रूर इसको याद करें, सारे पॉइंट ध्यान में रख लें, और सरल शब्दों में बताए गए हैं यहाँ पे। और संघात्मक की आपसे पूछे तो फिर पिछला वीडियो उसके लिए आप देख सकते हैं, उसमें हमने वो चर्चा करी। कई बार संघात्मक भी पूछ लेते हैं, कई बार एकात्मक की विशेषताएं भी पूछ लेते हैं, और कई बार विद्यार्थियों ऐसा भी होता है कि वो एक एनालिटिकल क्वेश्चन बनाकर दोनों भी पूछ सकते हैं आपसे। सपोज करो इस तरीके से पूछ लिया जाए कि क्या भारतीय संविधान संघात्मक है, या संविधान का स्वरूप संघात्मक है, तो आपसे एक क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे में आप ये तो नहीं कहोगे कि केवल वो संघात्मक है, क्योंकि आप कहोगे कि भारतीय जो संविधान का स्वरूप है वो संघात्मक भी है, एकात्मक भी है, संघीय विशेषताएं भी पाई जाती है और एकात्मक विशेषताएं भी पाई जाती है। तो फिर आपको दोनों विशेषताएं बतानी होंगी। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से आप इन प्रश्नों को अटेंड कर सकते हैं। और बस अंत में आपसे यही अपील कि कोई भी जो अगर दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर आप देते रहें। वीडियोस को स्वयं भी लाभ उठाएं, अन्य विद्यार्थियों तक भी ये साझा करें, लाइक शेयर कमेंट सब करें, पूरा एक्टिव बने। और घर पर रहकर जो आपको तैयारी करनी पड़ रही है, तो पूरा आप समय का सदुपयोग करते हुए लाभ उठाएं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।